हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस पे। तो साथियों, आज का यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके आने वाले फाइनल एग्जाम 2025 की परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो आप सभी बच्चे आज के सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको यहाँ से याद ना हो उसे आप लोग जो है अपने नोटबुक पर लिख कर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना ना हो। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला है जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, समझाए। और यह क्वेश्चन जो है आपके 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, जीन उत्परिवर्तन। तो चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर आपका जीन उत्परिवर्तन बोला गया डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डीएनए तथा आरएनए के जो रासायनिक संरचना में परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे लिखा है इस उत्परिवर्तन से सिलिकन सेल एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया रोग जो है इसके उत्परिवर्तन से होता है। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया रोग। इसे याद कर लीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग क्या है? देखिए, हीमोफीलिया रोग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है ना, जिसको भी यह बीमारी हो जाती है ना, उसका जो है खून का थक्का नहीं बन पाता है। यानी अगर आपका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो वहाँ से जो खून बहना स्टार्ट होता है ना, वह बंद नहीं होता है। जिसमें भी यह बीमारी होता है वह बंद नहीं होता है। और यह बीमारी जो है ना अधिकांश तक जो है वंशानुगत होता है। यानी अगर आपके खानदान में किसी को भी है तो वह आपको भी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको होगा तो आपके बेटे को होगा, आपके पोते को हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है आपका हीमोफीलिया रोग, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं और आपको अच्छे से समझा भी देते हैं। चलिए आंसर आपका हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो रक्त के थक्का बनने की क्षमता को सीमित कर देता है। यानी जो रक्त का थक्का बनता है उसे जो है ना बहुत ही कम कर देता है और रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। आगे देखिए, आगे लिखा आपका यह बीमारी लगभग हमेशा वंशानुगत होता है। क्या होता है? यह जो है अधिकांश व्यक्तियों में ना वंशानुगत होता है, यानी वंश के अनुसार ही होता है। अगर आपके पिताजी को है तो आपको भी होगा, आपके बेटों को भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। आगे लिखा है ज़्यादातर पुरुषों को प्रभावित करता है। या ज़्यादातर किसको? तो पुरुषों को प्रभावित करता है, महिलाओं को कम करता है, ठीक है ना। आगे लिखा है आपका आमतौर पे खून का थक्का बनने पर रक्त स्राव रुक जाता है। अगर आपका खून का थक्का नहीं बनेगा तो आपका रक्त का जो बहना है वह बहते रह जाएगा, वह जो है बंद नहीं होगा। लेकिन अगर रक्त का आपका थक्का बन जाएगा तो रक्त ज़्यादा नहीं बहेगा, बहुत ही कम बह कर जो है वह बंद हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को जो है हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है उसमें जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो उसके कटे हुए भाग से हमेशा खून निकलते जाता है और इसी कारण जो है उसकी मौत भी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए तो यह भी क्वेश्चन आप समझ गए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए जो है एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते तो आप आंसर अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या विस्फोट करने का मतलब है कि जनसंख्या में जो तेजी से बढ़ावट, यानी जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ेगा, तो वही क्या कहेगा आपका जनसंख्या विस्फोट कहेगा, ठीक है ना। जनसंख्या तेजी से कब बढ़ेगा? जब आदमी लोगों की जो है मौत कम होगी और जन्म ज़्यादा होगा, तब क्या होता है आपका जनसंख्या अधिक बढ़ता है। और जब जनसंख्या अधिक बढ़ जाएगा तो ये आपका कहलाता है जनसंख्या विस्फोट। आपको हम समझा दिए, बस आपको हम इसका आंसर बता देते हैं कि आपको लिखना कैसे है। चलिए आंसर देख लीजिए। आंसर आपका जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण हैं। पहला आपका मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, यानी मृत्यु दर जो है बहुत ही कम होने लगेगा तब आपका जनसंख्या विस्फोट होगा। आगे लिखा आपका मातृ मृत्यु दर की कमी। तीसरा आपका
शिशु मृत्यु दर की कमी। चौथा आपका जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, यानी जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा आपका जनसंख्या विस्फोट होने लगेगा बाबू, ठीक है ना। यानी जनसंख्या में जो है बहुत ही अधिक जो है बढ़ाव होगा, और जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ेगा तो ही आपका क्या कहेगा, जनसंख्या विस्फोट कहेगा। जब आदमी लोगों की मृत्यु कम होगी और जन्म ज़्यादा होगा तभी ना आपका जनसंख्या विस्फोट होगा। तो यह भी क्वेश्चन आपको मैं एकदम अच्छे समझा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ होंगे। तो बस आप एक बार लाइव चैट में लिख दीजिए कि हम सर समझ गए, ठीक है। चलिए बाबू लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया आपका, क्वेश्चन है आपका कि कीट परागण वाले पौधों की विशेषता लिखे। कीट परागण, अब देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर आप लिख सकते हैं। कीट परागण, कीट क्या होता है, मतलब छोटे मोटे पिलुआ पता है, ठीक है ना, वो आपके कहते हैं कीट। तो जब कीट द्वारा जो है एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो आप कहाएगा कीट परागण, ठीक है ना। क्या कहता है, कीट परागण कहलाता है। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो है कीटों के द्वारा पहुंचता है तब आपका कहलाता है कीट परागण, ठीक है ना। चलिए अब इसके आंसर देखिए, आंसर क्या है। आंसर आपका कीट परागित पौधों की निम्न विशेषता होती है, यानी जो कीट द्वारा परागित होते हैं पुष्प या पौधे उनका जो है ना निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे में देखिए आपका पहला विशेषता है कि पुष्प बड़े, और उसके बाद में आपका रंग युक्त एवं आकर्षण होते हैं। जब क्या होगा कि पुष्प जब भी देखिएगा ना तो जो पुष्प बड़ा बड़ा होगा यानी बहुत डबल उसका साइज होगा, वह समझ लीजिए आपके वह जो है कीट परागित पुष्प है। और उसका जो रंग भी बहुत अच्छा होता है, यानी उसमें क्या होगा, रंग भी होता है, ठीक है ना। और उसमें आकर्षण भी होगा, यानी उसमें सुगंध भी होता है, जिससे वह जो है ना सभी कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब आकर्षित होगा तभी जो है कीट सब उस पर बैठेगा, और बैठने के बाद जो फिर जाकर वह किसी और पुष्प पर बैठेगा, तब आपका होता है कीट परागण, ठीक है। आपको अभी हम समझाते हैं चित्र बनाकर, बस आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। चलिए दूसरा आपका पुष्प की पंखुड़ियों की संख्या बड़ी होती है। पुष्प में जो पंखुड़िया होगा ना, जैसे देखिए अगर पुष्प का ऐसे निकला होता पंख सब, यह क्या होगा तो इसकी संख्या जो है ना बहुत ही मतलब डबल होगी। ये इसका साइज भी जो है बहुत डबल होगा। जैसे में आप लोग देखते होइएगा सूरजमुखी का फूल, ठीक है, गाँव में देखिएगा कहीं कहीं पे जो खेती में लगा होता है सूरजमुखी का फूल, उसको देखिएगा ना उसका साइज जो है बहुत ही डबल होता है, ठीक है ना। और ऐसे पौधे जो है ना इसका एक टाइम होता है कि यह कब खिलेगा और कब बंद होगा। जो भी पौधे होते हैं जो कीट से परागित होते हैं ना, उनका खुलने और बंद होने का एक समय निश्चित होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि छोटे फूल एक साथ गुच्छे में खिलते हैं। जो छोटे छोटे पुष्प होंगे क्या होंगे, एक साथ खिलेंगे सभी, यानी एक को गुच्छा बना के खिलेंगे, या संयुक्त होकर एक सिरा बनाएंगे, या क्या होंगे संयुक्त, यानी एक तरफ सट जाएंगे और एक ही पुष्प जो है बड़ा दिखने के लिए वो सभी को बना देते हैं, तब आपका जो है कीट परागण हो सकता है। अगला है चौथा नंबर, इनके खिलने का एक खास वक्त होता है तभी परागण कर्ता की उपस्थिति रहता है। क्या होता है बताए ना आप लोगों को कि इनके खिलने का जो है एक निश्चित समय होगा और इनके बंद होने यानी मुरझाने का भी जो है ना एक निश्चित समय होता है। जैसे आप लोग देखिएगा सूरजमुखी के फूल को, तो वह क्या एक निश्चित समय पे खिलता है। जैसे ही सूर्य भगवान उगते हैं तो वह खिल जाता है, और जैसे ही सूर्य डूबता है तो वह मुरझा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका पांचवा नंबर है आपका, इसके मकंद अस्त्राव होते हैं जो कीटों को पोषण देता है। क्या है, इससे जो है रंध अस्त्राव होता है, यानी कुछ न कुछ इससे रस निकलता है और जिससे जो है कीट अपना पोषण करते हैं। और कीट पोषण यानी खाने पीने के लिए ना पुष्प पर बैठते हैं। तो पुष्प पर कब बैठेंगे, जब उनको भूख लगेगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे वो पुष्प है, यहाँ पे बैठ गया हुआ, ठीक है ना, और इसके सटले वो पुष्प यहाँ है, तो क्या करेगा, यहाँ के पुष्प के जो परागकण है उठा के लेके जाएगा और यहाँ के पुष्प के जो है ना वर्तिकाग्र पर छोड़ देगा, तो अब क्या हो जाएगा, कीट परागण हो जाएगा और यह पुष्प जो है ना और भी अधिक संख्या में खिलने लगेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए समझते चले हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन,
और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है एकल संकलन एवं द्वि संकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? एकल संकलन एवं द्वि संकलन में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो एकल संकलन पहले देख लीजिए, फिर आपको हम द्वि संकलन भी बताते हैं। चलिए, एक संकलन उसे आप क्रॉस कहिए या एकल संकलन कहिए, दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है ना, दोनों का आंसर भी एक होता है। चलिए इसका आंसर देखिए, जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकलन कराया जाता है तो इसे हम एक संकलन क्रॉस कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि दो गो पौधा है, ठीक है ना, और दोनों के बीच जो है एक ही वो लक्षण है, यानी समान लक्षण है, ठीक है ना। क्या है? और दोनों के बीच जो है आपका समान लक्षण दिखाई देता है, तब आपका क्या होगा? वो आपका कहेगा एकल संकलन या एक संकलन क्रॉस कहेगा, ठीक है। और द्वि संकलन में क्या होता है यह भी देख लीजिए। द्वि संकलन है जब दो विपरीत पौधों के बीच अलग लक्षण के आधार पर संकलन कराया जाता है तो इसे हम द्वि संकलन क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? द्वि संकलन क्रॉस कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि एक संकलन यानी क्या होगा कि दो गो पौधा है और दोनों पौधा में जो समान लक्षण है तब आपका कहेगा एक संकलन। लेकिन दो गो पौधा है और दोनों में क्या आपका अलग अलग लक्षण है और दोनों को संकलन कराया जाएगा तब आप कहेगा द्वि संकलन। समझ गए ना? चलिए, समझ गए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन का आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर याद कर लेना है, क्योंकि आप सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका कि वायु परागण क्या है? वायु परागित पुष्पों के गुणों का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। 100 उदाहरण कहने का मतलब है कि उदाहरण सहित जो आप बता दीजिए। वायु परागण क्या है? आप देखिए, वायु परागण कीट परागण था तो कीट के द्वारा हुआ है, यहाँ पे वायु परागण है तो किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि वैसा परागण जिसमें जो है एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो है वायु द्वारा पहुंचता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? तो वायु परागण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। आंसर क्या है? आंसर आपका जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक वायु द्वारा पहुंचता है तब इस प्रकार के परागकण को हम वायु परागण कहते हैं। समझ गए ना? एक भाषा में आपको समझा देंगे और एक लाइन में याद करवा देंगे, ठीक है। साइंस पढ़ना है तो अभी आप लोग क्या कीजिए, सीकेएस ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहीं पे आपको जो है एकदम मस्त तरीके से समझाया जाएगा। चलिए अब इसकी विशेषता को बताना है, ठीक है ना। तो विशेषता देख लीजिए, विशेषता क्या होगा। चलिए विशेषता है, अब विशेषता में आपका पहला है। पहला आपका ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं, यानी क्या होगा? इसका जो है कोई वजन नहीं होगा, बहुत ही हल्का पुष्प से होता है, बहुत ही छोटा पुष्प से होता है। आगे लिखा आपका 2 नंबर कि मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। वायु परागण न करना है तो वायु कब बहेगा? आपके फूल में सुगंध है तो ये वायु बहेगा, यानी हवा बहेगा, और फूल में सुगंध नहीं है तब भी क्या होगा? हवा बहेगा ही। और हवा बहेगा तो मान लीजिए एगो पुष्प यहाँ है तो क्या होगा? हवा इधर से आया, ठीक है ना। तो यहाँ के परागकण को है ना ऐसे सुलगाते हुए ले जाएगा और इसके वर्तिकाग्र पर क्या है तो पहुँचा देगा। तो ये आपका कहा था परागकण, और इसमें क्या है तो सुगंध की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, और उसमें जो आपका मकर ग्रंथियों की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। होता है मतलब बहुत ही कम इसमें होता है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। ये प्रायः छोटे होते हैं। बताएं आप लोगों को कि यह जो पुष्प हो गए वायु परागण वाले, इनका आकार जो है ना बहुत छोटा होता है, ठीक है। चौथा नंबर है आपका परागकणों की संख्या अनगिनत होती है। क्यों अनगिनत होती है वो भी आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एगो पुष्प है, एगो पुष्प यहाँ है, वायु आया यानी हवा आएगा इधर से तो यह तेजी में बहेगा, तो यहाँ पे अधिक होगा परागकण, तो क्या होगा यहाँ से बहुत परागण को उठा के ले जाता है, तो ले जाएगा तो हवा एक दिशा में तो बहता नहीं हमेशा सभी जगह बहेगा। तो इधर से आया, यहाँ से वो पुष्प का परागण उठा लिया तो यहाँ पे ले जाएगा, तो कुछ परागण इधर भागेंगे, कुछ इधर भागेंगे, कुछ इधर, ठीक है ना, सब इधर छिटक जाएंगे, और कुछ परागण ही जो है इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। तो इस परागण में क्या होता है कि परागकण जो है ना अधिक होगा, तभी ना अधिक संख्या में यहाँ से उठेगा परागकण, और यहाँ पे जो है ना कि सभी परागण अलग अलग भागने के बाद भी जो है
कुछ परागण जो है ना इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच पाता है। तो समझ गए, पूछेगा आपसे कि वायु परागण में जो है ना परागकण की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बोलिएगा कि अनंत होती है, इसकी कोई भी गिनती नहीं होती है, ठीक है ना, अनगिनत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लाए थे 6 क्वेश्चन, और ये सभी 6 क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बाबू लोग। तो आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको हम एक नंबर देते हैं, आप लोग उस नंबर पर जो है हाई लिखकर ना सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, और जो है अपनी क्लास 12 की तैयारी ना बिल्कुल ही अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग इस नंबर पे हाई लिख दीजिएगा, आपको जो सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा, 962 18 834, ठीक है ना, यही नंबर है। कीजिएगा मैसेज और बोलिएगा सर मुझे इस क्लास का PDF चाहिए, तो आपको इस क्लास का PDF जो है बिल्कुल फ्री में सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए बाबू लोग, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।